ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और दैट विल बी द लास्ट चैप्टर रिलेटेड टू द जुडिशियरी। जुडिशियरी के अंदर में यही 4 चैप्टर हैं जो हम लोग को पढ़ना है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो आप समझ लीजिए ऐसे कि गांव में पंचायत से बहुत सारे मामले का शुरुआत सॉल्व हो जाता है, नहीं हो जाता है कि नहीं? गांव में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो आपस में पंचायत करके ही लोग एक दूसरे को समझा देते हैं। प्रोविजन एग्जिस्ट कि सरपंच जो है अपना कोर्ट चलाएगा, उस कोर्ट में एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक कचहरी का सचिव रहेगा। तो पंचायत में भी कोर्ट का प्रोविजन है। उसका जज कौन है? तो सरपंच होता है, जिसको कि पब्लिक चुनती है। पंचायत में सरपंच को चुनती है। सरपंच का एक कोर्ट रहता है, वो कोर्ट में एक कचहरी का सचिव का अपॉइंटमेंट होता है, वो जो गांव के कोई आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी। एक लीगल एडवाइजर भी होते हैं जो कोई किसी न किसी को उस लोकल एरिया में वहीं के कोर्ट जो है अंडर एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में उस आदमी को डाल देती है ताकि सरपंच को मदद करे पेपर लिखने वगैरह में। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स। पंचायत में होता है। ट्रेडिशनली डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड थ्रू कोर्ट्स बट कोर्ट केसेज आर ऑफन कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। खासकर कोर्ट में तो मामला बहुत महंगा पड़ता है। देयरफॉर इंडिया ऑल्सो यूजेज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स है। एक तो पंचायत हो गया और दूसरा एक लोक अदालत होता है। क्या होता है? लोक अदालत। ये क्या क्या काम करता है? आर्बिट्रेशन, मतलब 2 आदमियों को बैठाएंगे और आर्बिट्रेटर के तौर पे बोलेंगे कि आप अपना पक्ष रखिए, आपको बोला जाएगा आप अपना पक्ष रखिए, और दोनों को मिला जुला के एक हियरिंग में फिर दोनों को क्रॉस एग्जामिन कराया जाएगा, फिर दोनों को एविडेंस देने को कहा जाएगा। अब बाद में जो आर्बिट्रेटर है वो डिसीजन दे देता है। वो डिसीजन को नोट ये करके मुहर मार के देता है ताकि आप इसको कोर्ट में ले जाके दिखा सकते कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझे? नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, कोर्ट खुद आर्बिट्रेटर रख देता है। कैसे केस में आर्बिट्रेटर रखता है? एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो मान लिया कि ये अपार्टमेंट है, ठीक? ये अपार्टमेंट में जमीन जो था वो 2-3 आदमी का था, 2 आदमी का, 3 आदमी का, और एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और बिल्डर ने अपार्टमेंट बना दिया। अब दूसरा आदमी बीच में आ गया कि भाई पहला ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें मेरी रजामंदी है ही नहीं, अब बिल्डर ने बना दिया, मैं तो बाहर गया हुआ था, अब हमारा मामला को सॉल्व किया जाए। तो कोर्ट बोली कि बात तो सही है। तो कोर्ट नॉर्मली क्या करता है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है, एक वकील को, सीनियर वकील को, ठीक है ना, जो 15 साल 20 साल का। वो क्या करता है कि बिल्डर को और तीनों पार्टी को बैठाता है, बोलता है कि तुम लोग मिल के अब आपस में सॉल्यूशन कर लो। अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन चाहिए, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कोर्ट में जा सकते हो। तो नॉर्मली आर्बिट्रेशन करके एक रिपोर्ट लिख के दे देता है। मान लो दे देता है कि भाई दूसरा पार्टी है उसका भी शेयर बराबर का है, तो जो प्रॉफिट दिया जा रहा है एक को, दूसरे को भी उसका आधा आधा कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो मान लो 2 पार्टी है, एग्रीमेंट किया है, बोला कि नहीं हमारे बीच में करारनामा में हमको जो शेयर मिलेगा कैसे कैसे फ्लैट मिलना है, इसमें आर्बिट्रेशन हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन के बहुत सारे स्कोप है कि नहीं? कितनी बार होता है वाइफ हस्बैंड का झगड़ा हो गया, तलाक का केस है, कोर्ट बोला कि लंबा टाइम लगेगा, तो बीच में जो है सो एक वकील को रख दिया जाता है ताकि वो क्या करेगा, यहाँ कॉन्सिलिएशन या मीडिएशन करेगा, निगोशिएशन करेगा। यहाँ वर्ड है ना, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन या निगोशिएशन करेगा, ताकि वो लोग का आपस का केस आपसी रजामंदी से जहां तक हो सके सॉल्व हो सके। TDR focuses on peaceful settlements, saving time, reducing cost, maintaining good relation between the parties. तो ADR क्या है? Alternative dispute resolution is a method of settling disputes outside the regular court process. Court process से बाहर settle dispute peacefully, reduce burden of courts। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वार्टर ये क्वेश्चन नॉर्मली हो सकता है कि यूपीएससी में 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में लिखने का क्वेश्चन दे दिया जाए
व्हाट इज एडीआर एंड व्हाट आर इट्स प्रोसेस। तो आपको वहाँ ये सब वर्ड याद रखिएगा, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, ये सब निगोशिएशन, ये सब वर्ड अगर याद नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब की वर्ड्स है एडीआर के। तो आपको किताब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, खाली समझने से नहीं होता है, की वर्ड्स भी याद करने पड़ जाते हैं यूपीएससी में, है ना। तो वर्ड सब है ना यहाँ पर। तो कॉन्सिलिएशन समझ ही के हैं, मेडिएशन, ये डिफरेंस बिटवीन एडीआर, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, नीचे में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक वर्ड यहाँ आ रहा है लोक अदालत। कितनी बार केसेज ऐसे होते हैं कि कोर्ट बोलता है कि इसको लोक अदालत में ही सेटल कर लो, आपस में छोटा मोटा पेटी मारपीट का केस है, लोक अदालत से सेटल कर लो। या कभी कभी आप बैंक से पैसे निकाले रहते हैं और आप उसका इंटरेस्ट नहीं देते हैं या उसको पैसा नहीं देते हैं, बैंक भी सोचता है कि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो बैंक क्या करता है, लोक अदालत में केस कर देता है, ताकि लोक अदालत में आप जाइएगा। आप बोलिए कि नहीं साहब बहुत लंबा टाइम हो गया, हम लिए थे 10,000, बैंक वाला बोल रहा है 55,000, हम इतना नहीं दे सकते हैं। तो लोक अदालत बोलता है बैंक के कि भाई ये तो दे नहीं पाएगा, 10,000 रुपया है, आप बताओ कितना तक में सेटल करोगे। वो बोला कि सर अब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 करेंगे। तो ये बोला कि 30,000 दोगे, तो नहीं हम 30,000 नहीं देंगे। अंत में करते करते देखा जाता है कि 18-19,000 में सेटलमेंट हो जाता है कि नहीं, वो आदमी को क्लीन चिट मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने नहीं पैसा वापस किया तो दूसरा लोन भी तो नहीं मिलेगा, कहीं भी आपका जो आपका रेपुटेशन हो तो खराब हो गया, बैंक आपका जो स्कोर है स्कोर कम कर देगा। तो लोग कर लेते हैं नॉर्मली इस तरीके। तो ये लोक अदालत का जो है, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग। एक बार लोक अदालत ने बोला कि 10,000 रुपया था, 8,000 रुपया बढ़ाकर 18,000 में सेटल करो, 55,000 नहीं मिलेगा, तो ये बाइंडिंग होगा बैंक के ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो नो अपील अगेंस्ट दिस रिवार्ड, बिकॉज केसेज ही उतने बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इस तरह के केस में कोर्ट इसी तरीके से डील करता है। लोक अदालत से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक अदालत देख ही रहे कि हर लेवल पे होता है। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, पहले भी हम लोग बात किए थे लीगल सर्विस, इसके अंतर्गत ये परमानेंट लोक अदालत का अमेंड कर दिया गया 2002 में। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विस सभी लोक अदालत के अंतर्गत ये आपको डील होता है। मोबाइल लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली ये भी जो है जुडिशियल सर्विस से फर्स्ट अपॉइंटमेंट फैमिली कोर्ट में भी लड़कियों का नॉर्मली कर दिया जाता है। तो कॉन्सिलिएशन और स्पीडी सेटलमेंट की बात करता है। मैरिज डिस्प्यूट, मैरिज ठीक से नहीं चालू हुआ, आपस में पति पत्नी में, सास बहू में झगड़ा है, तो चलो ये सब चलता है। डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, फैमिली प्रॉपर्टी इश्यूज, तो ये जो है मैटर जो है पहले ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में चलता था और आजकल ये कहाँ चलता है, फैमिली कोर्ट्स में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द नीड ऑफ फैमिली कोर्ट। इसमें आपका हाईलाइटेड बाई दुर्गाबाई देशमुख आफ्टर हर विजिट टू चाइना, यहाँ पर गई थी और उन्होंने फैमिली कोर्ट के लिए इन्होंने डिस्कशन किया। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग इसको काफ़ी डराते रहते हैं, दुकानदार लोगों को, अमेजन वालों को, कि कोई सामान खराब हो तो डिस्प्यूट में डाल देंगे। तो इसमें जो है सो काफ़ी कंपनसेशन भी मिल जाता है कितनी बार, है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो कितना तक कंपनसेशन का लिमिट है ये पूछता है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल मतलब जैसे कि आप जॉब कीजिएगा, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने जॉब किया, जॉब से रिलेटेड मैटर है तो कोर्ट में नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कहाँ जाना है, ट्रिब्यूनल। मान लिया कि आप एक कंपनी खोले, आपने लेबर रखा, लेबर का पेमेंट का इश्यू है, तो लेबर लोग कहाँ जाएंगे, लेबर जाएंगे लेबर ट्रिब्यूनल। कहाँ जाएंगे, लेबर ट्रिब्यूनल, ठीक है। मान लिया कि आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो गया यूनियन के साथ, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रिब्यूनल, समझे कि नहीं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल।
मान ली बिजली के विभाग के बिल से संबंधित समस्या है तो वो भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं लोग। कहाँ जाते हैं? ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल में भी वो काले चोगा वाले वकील लोग रहते हैं, वो ट्रिब्यूनल का भी केस डील करते हैं, है ना। तो बहुत सारे वकील तो स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल के ही होते हैं, क्लियर है ना। तो जैसे कि अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इसमें जरूरी नहीं है कि वकालत पास किए हुए आदमी वहाँ जज बनेंगे। कितनी बार वैसा नहीं भी होता, जैसे लॉ किया हुआ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी बन जाते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन जाते हैं। और कितनी बार जो नहीं लॉ किए उनको भी रख लिया जाता है। जैसे रेलवे ट्रिब्यूनल है, तो रेलवे का क्लेम और कंपनसेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल है। तो ये ट्रिब्यूनल जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज होता है, लेकिन नॉट प्योरली एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज डेमी एग्जीक्यूटिव बट मोर जुडिशियल बॉडी। तो स्टैंड बिटवीन कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ये स्टेटमेंट अगर दे जाएगा कि ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बीच का चीज है, तो सही है, सही है कि नहीं। तो फर्स्ट ट्रिब्यूनल जो है इनकम टैक्स के बारे में था। ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ आर्टिकल 323 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो मैंने CAT की बात किया। 323B, इसके अंदर टैक्सेशन, लेबर, इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रिब्यूनल। तो कैट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैट जो है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजर ट्रिब्यूनल्स इंडिया में, कस्टम एक्साइज, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ट्रिब्यूनल होता ही है करीब करीब। तो ये आपका एक जो डिफरेंट कोर्ट्स, जुडिशियरी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, तो पूरा के बारे में एक ओवरऑल व्यू आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आपका ये वाला पोर्शन जुडिशियरी वाला जो है वो स्टैंड्स कंप्लीट, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड दिस वन, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, देन अगेन रीड इट, अगेन रिवाइज इट, अगेन डू द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्योंकि हम टेस्ट लिए से ज़्यादा अच्छा है कि हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं, उसको कीजिएगा तो ज़्यादा आपको इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? ओके।